हेलो एवरीवन, आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। पिछले एक साल से अगर आप जियो पॉलिटिक्स को एनालाइज करोगे सो देयर हैज बीन वन थिंग विच हैज बीन कांस्टेंट, और वो चीज है इजराइल हमास के बीच में वॉर। हमास ने इस वॉर को स्टार्ट किया था इनोसेंट के सिविलियंस को मार के, और उसके बाद इजराइल का रिटेलिएशन अभी तक चल रहा है। इस वॉर को बहुत सारे जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने एनालाइज किया है। मैक्सिमम जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स का कहना है कि इजराइल से डर के ईरान छुपा हुआ है, ईरान को हिम्मत नहीं है अटैक करने का। इजराइल जो है वो मिडिल ईस्ट का बादशाह है। बेंजामिन नेतन्याहू एक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव लीडर है। लेकिन एक इस पूरे जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में एक पर्सन एक दूसरा एनालिसिस देता है, और वो कहता है कि इस पूरे वॉर में लोगों को लग रहा है कि इजराइल जीत रहा है, बल्कि ईरान ने इजराइल को अपने ट्रैप में फंसा लिया है। उन स्कॉलर का कहना है कि किस तरीके से इजराइल इज लूजिंग दिस वॉर। इजराइल को इस पूरे वॉर से कोई फायदा नहीं मिला। अगर फायदा किसी को मिला है इस पूरे जंग से तो वो है ईरान। सो दैट्स वाई दिस स्कॉलर, जिनका नाम है स्टैनली जॉनी, ये द हिंदू न्यूज़पेपर अखबार में रेगुलरली लिखते हैं। उनका ये जियो पॉलिटिकल एनालिसिस है कि किस तरीके से इजराइल हैज नथिंग टू विन इन दिस वॉर, रादर ईरान के इस ट्रैप में इजराइल फंसते हुए नजर आ रहा है। सो दैट्स व्हाई आई हैव क्लैरिफाइड, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। दिस ओपिनियन इज कमिंग फ्रॉम स्टैनली जॉनी। माई जॉब इज टू टेल दिस पर्सपेक्टिव जो आपको जनरली न्यूज में नहीं देखने को मिलता है। अब ईरान इजराइल के बारे में हम ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन ये इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी है इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो लीडर हैं आपके, जिनका नाम है मोहम्मद रजा शाह पहलवी, जिनका नाम है मोहम्मद रजा शाह पहलवी, और ये ईरान के लीडर रहे हैं 1950 से लगभग 1979 तक। 2-3 साल अगर छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोहम्मद रजा शाह पहलवी वॉज द लीडर ऑफ ईरान। ये जो लीडर थे ये यूएस के काफी करीब थे, और क्योंकि इजराइल तो हमेशा से यूएस के करीब रहा है, इसलिए ईरान इजराइल की दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी थी 1979 तक। 1979 में ईरान में एक बहुत ही बड़ी चीज होता है, एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। सो 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, जिसमें मोहम्मद रजा शाह पहलवी को पावर से हटा दिया जाता है, और अब ईरान को एक शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक, एक इस्लामिक कंट्री बना दिया जाता है। और लीडर कौन आते हैं? आयतुल्ला रूहुल्लाह खमीनी। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस इंग्लिश मीडियम में करोल बाग ब्रांच पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम में बैचेस मुखर्जी नगर ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम्स में बैच आने वाले टाइम में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, यू नो व्हाट टू डू, विजिट द अनअकैडमी आईएएस ब्रांचेस और डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। यू विल गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेट्स मूव ऑन। और जब से ये पावर में आए हैं तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा ग्रेट सेटन यूएस है और लिटिल सेटन इजराइल है। और इसके बाद से ईरान इजराइल की जो दुश्मनी है, इजराइल ईरान को खत्म करना चाहता है और ईरान इजराइल को खत्म करना चाहता है, ये 1979 से स्टार्ट हुआ है। और जब से ये लीडर बेंजामिन नेतन्याहू पावर में आए हैं तो और ज्यादा ये प्रॉब्लम्स बढ़ने को देख रहे हैं। So 1979 का Islamic revolution which happened in Iran, this completely changed the whole equation between Iran and Israel. इस समय जो वॉर कैसे स्टार्ट हुआ? बिकॉज इजराइल ईरान तो 1979 से एक शैडो वॉर में है, इनडायरेक्टली वो बहुत जगह लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो रीसेंट कॉन्फ्रंटेशन हुआ ये स्टार्ट होता है पिछले साल, जब गाजा सिटी से अटैक किया जाता है इजराइल के ऊपर बाय हमास। हमास ने जब लगभग 1200 इनोसेंट नागरिक जो इजराइल के थे उनको मार देता है, तब इजराइल जो है
वो हमास को खत्म करने के लिए रिटेलिएशन स्टार्ट करता है। तो ये देख सकते हैं, ये जो घर है जहां पे हमास ने अटैक किया था, ये पूरा घर बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। इसके बाद से जो हमास के अगेंस्ट रिटेलिएशन आया है इजराइल का, उसमें आप देख सकते हैं लगभग 40,000 पैलेस्टीनियंस गाजा में मारे जा चुके हैं। अगर आप देखेंगे उसमें वुमेन तो लगभग 6,000 महिलाएं एंड अराउंड 11,000 चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड। सो एक चीज तो क्लियर है कि इस हमास की गलती की वजह से अगर कोई सफर कर रहा है तो वो है पैलेस्टीनियन के आम नागरिक, स्पेशली द वुमेन एंड चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ। अब जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस में हमें समझना है कि किस तरीके से इजराइल और नेतन्याहू इस वॉर में हार चुके हैं। पहला रीजन है कि नेतन्याहू जब ये वॉर स्टार्ट किए थे हमास के अगेंस्ट, तो नेतन्याहू ने कहा था कि उनका इस वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है हमास को खत्म करना। हमास को खत्म करना। क्या नेतन्याहू हमास को खत्म कर पाए हैं? अभी भी हमास के लगभग 20 से 25,000 फाइटर हैं। तो ये गोल तो आप पूरा नहीं कर पाए। एक साल में आपने 45,000 सिविलियंस को मार दिया, उसमें से कितने सारे टेररिस्ट को भी मारा, बट अभी भी हमास डिस्मेंटल नहीं हुआ। सेकेंड गोल जो नेतन्याहू का था कि इस पूरे वॉर के थ्रू हम हॉस्टेजेस को रिलीज कर पाएंगे, अभी भी यह सपना पूरा नहीं हो पाया। सो हॉस्टेजेस अभी भी रिलीज नहीं हो पाए हैं। फिर इजराइल का यह पॉलिसी था कि इतना ज्यादा मारो कि आगे मुझ पे कोई अटैक करने से डरे। सो नेतन्याहू चाहते थे कि जिस तरीके से हमास ने इजराइल पे अटैक किया, अब ऐसा गलती कोई भी मिडिल ईस्ट में ना करे, इतना डेटरेंस क्रिएट कर दो। लेकिन वो भी नहीं हुआ, बिकॉज आप देख रहे हो कॉन्स्टेंटली हेजबोल्ला भी अटैक कर रहा है, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स, हूदी रेबल्स और ये तमाम लोग ये भी तो अटैक कर ही रहे हैं। तो जो इजराइल चाहता था, बिकॉज आपको पता है कि ईरान ने कुछ महीने पहले बहुत सारे ड्रोन्स भेज दिए थे तेल अवीव में, सो ये भी पूरा नहीं हो पाया है। और चौथा नेतन्याहू के लिए प्रॉब्लम हो गया है कि इंटरनेशनल आइसोलेशन, जेनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो साउथ अफ्रीका लेके गया है। सो जितने भी टारगेट्स थे नेतन्याहू के, हमास खत्म करना नहीं हुआ, हॉस्टेजेस को छोड़ देना नहीं करवा पाए, डेटरेंस क्रिएट करना, अभी भी देख रहे हो आप हेजबोल्ला और ईरान काफी एक्टिव है, और इंटरनेशनली बहुत ज्यादा आइसोलेशन तो नेतन्याहू का हुआ है। सो इजराइल को इस पूरे वॉर में कुछ सिग्निफिकेंट बेनिफिट, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट तो देखने को नहीं मिला है। अगर बात करें ईरान के बारे में, आप देख सकते हो ईरान कैसे इस वॉर में जीता। सबसे बड़ी जीत ईरान की हुई है कि ईरान जब 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के थ्रू आया था, तो ईरान का आयतुल्ला रुहुल्लाह खमीनी का जो सबसे बड़ा सपना था कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बिगिन करे। ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जिसमें यूएस, इजराइल ये सब आते हैं, जिनको वो ग्रेट सेटन कहता है, उनके अगेंस्ट हमें लड़ना है। और आयतुल्ला रुहुल्लाह खमीनी का सपना था कि इस्लामिक सिविलाइजेशन को टॉप पे ले जाना है। लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो रहा था ईरान का, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज 2020 में होती है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, फोटो, ये फोटो क्या है? अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड में किस तरीके से सुन्नी कंट्री यूएई और ज्यूज, देख सकते हैं आप, नेतन्याहू, ट्रंप, उसके अलावा बहरेन, तो किस तरीके से अब्राहमिक एकॉर्ड की वजह से सुन्नी कंट्री यूएई, बहरेन और ज्यूज का रिलेशन नॉर्मलाइज हो रहा था। और यह भी प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि सऊदी अरेबिया और इजराइल का रिलेशन भी नॉर्मलाइज हो सकता है। और यह ईरान बिल्कुल नहीं चाहता था। ईरान कभी भी सुन्नी और ज्यूज, क्योंकि वो ज्यूज को खत्म करने के फिराक में है, वो इस्लामिक सिविलाइजेशन को टॉप पे ले जाना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम सॉलिडारिटी टूट रहा था, ईरान को एक मौका चाहिए था। और आज अब्राहम एकॉर्ड लगभग खत्म ही है।
आज क्या सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करेगा? इम्पॉसिबल है। जहां पे इजराइल ने इतने पैलेस्टीनियंस को मारा, देन इट इज सुइसाइडल फॉर एनी इस्लामिक लीडर टू हैव रिलेशंस ओपनली विद इजराइल। यूएई जिसका रिलेशन इजराइल के साथ काफी मजबूत हुआ था, आज इजराइल यूएई का रिलेशंस काफी बंद पड़ा है। सो जो ईरान चाहता था कि ये जो एक सुन्नी ज्यू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जहां पे यूएई, कतर, बहरेन, इसके पहले इजिप्ट ने तो ऑलरेडी, जॉर्डन, ये लोग सारे कंट्रीज तो पहले से इजराइल को रिकॉग्नाइज और नॉर्मलाइज कर चुके हैं। लेकिन अब्राहम एकॉर्ड और जिस तरीके से बात चल रही थी कि सऊदी अरेबिया में रिलेशन नॉर्मलाइज कर लेगा, ये ईरान नहीं चाहता था। तो आज जो इजराइल काफी खुश था कि मुस्लिम कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज इजराइल वो सपोर्ट मुस्लिम कंट्रीज का खो दिया है। The biggest victory for Iran is that Iran stopped this normalization process. Although ये नॉर्मलाइजेशन से मिडिल ईस्ट में शांति आती, ईरान को शांति से कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज एवरी कंट्री हैज इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। सो ईरान का जो नेशनल इंटरेस्ट था, इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक सॉलिडारिटी, ज्यूज के अगेंस्ट एक साथ खड़े होना, उसमें पूरा तो ईरान हो गया है और इजराइल को आइसोलेट भी कर दिया है ईरान ने। सेकेंड, ब्रोक द मिथ ऑफ इजराइल्स इनविंसिबिलिटी। इजराइल जो ये सोचता था कि इतना ज्यादा मेरे पास पावर है, मिलिट्री है, कि मुझ पे कोई अटैक नहीं कर सकता है, इसको तो हमास ने तोड़ दिया। किस तरीके से हमास ने 1200 लोग को आप ही के जमीन के अंदर आके मार दिया। मतलब इजराइल का जो ये ग्लोबल पावर का इमेज था, वो भी हमास ने तोड़ दिया। इस्लामिक लीडरशिप, ईरान देख रहे हो पूरा इजराइल के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। अब जितने भी मुस्लिम से उनको लग रहा है कि सऊदी तो बात कह नहीं रहा है उनकी, यूएई तो बात कह नहीं रहा है उनकी, कौन कह रहा है? ईरान। मतलब ईरान जो है वो इस्लामिक कम्युनिटी का लीडर बन रहा है, बिकॉज ईरान डायरेक्टली इजराइल को चैलेंज कर रहा है। सो इस्लामिक लीडरशिप जिसकी सपना 1979 से ईरान देख रहा था, वो भी पूरी होते हुए नजर आ रही है। प्रॉक्सी ग्रुप्स जो काफी शांत पड़े थे, उनको कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज को आपको हमेशा टाइम टू टाइम तेल फ्यूल डालना पड़ता है। तो ये प्रॉक्सी ग्रुप्स काफी डोरमेंट थे। आज ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स, हिजबुल्लाह, हुदी, इस्लामिक जिहाद, हमास, ये सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। और इससे ईरान को एक और फायदा है कि अगर, क्योंकि आपको पता है यूएस कभी भी नहीं चाहता है मिडिल ईस्ट में वॉर हो, बिकॉज अगर मिडिल ईस्ट में वॉर होगा तो यूएस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और यूएस नहीं चाहता है किसी तीसरे कंट्री में इन्वॉल्व होना, बिकॉज अफगानिस्तान वो झेल चुका है। इसलिए अमेरिका अब पूरा फोकस इंडो पैसिफिक पे करना चाहता है टू काउंटर चाइना। तो इसलिए यूएस डज नॉट वांट अ फुल डायरेक्ट वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान। अब क्योंकि ये वॉर ईरान कभी भी क्रिएट कर सकता है, तो ये यूएस के ऊपर प्रेशर है कि ये वॉर को रोके, और हो सकता है कि जो ईरान, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको कैंसिल करके ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, आज ईरान इस पूरे चीजों का फायदा उठा के अमेरिका को कह सकता है कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मिडिल ईस्ट में शांति हो, तो आप मुझ पे सैंक्शंस हटाएं। सो ये भी पॉसिबल है। इलेक्शंस के बाद ये बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि ट्रंप जो है या कोई भी लीडर पावर में आता है तो कुछ हद तक ईरान के साथ हो सकता है, बिकॉज मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम होना, दैट इज नॉट गुड एट ऑल, एंड यूएस विल नेवर एवर वांट दिस, बिकॉज इससे फायदा फिर चाइना को भी मिल जाएगा बहुत ज्यादा। सो ईरान देख सकते हैं आप, इसमें बहुत स्मार्टली छोटा मोटा ईरान झेला है। ऐसा नहीं कि ईरान सब कुछ जीत गया, ईरान के बहुत सारे लीडर्स मारे गए हैं, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के लीडर मारे गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा गया ईरान का, ईरान के बहुत सारे एम्बेसीज पर अटैक हुआ, बट उन सारे छोटे छोटे अटैक्स को ईरान शांति से झेल रहा है, बिकॉज ईरान को पता है कि जितना इजराइल हम पे अटैक करेगा, जितना इजराइल मुस्लिमों के अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उतना ज्यादा उनका मुस्लिम का प्यार ईरान की तरफ बढ़ेगा। तो ये स्टैनली जॉनी हिंदू न्यूज़पेपर में कहते हैं, ये देख सकते हैं आप, 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ इजराइल एंड ईरान क्राइसिस। आप इनको बहुत अच्छे से फॉलो करना। ही राइट्स एक्सीलेंट एनालिसिस ऑन जियोपॉलिटिक्स, काफी न्यूट्रल और हमेशा अलग अलग पर्सपेक्टिव, बिकॉज आपको ट्रुथ इज मल्टी डायमेंशनल। What truth we see is what the media wants to show.
एंड मीडिया वही दिखलाता है हु कंट्रोल्स द मीडिया. सो हेंस rather than making a judgment, we should understand all the perspective. क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं. एक पर्सपेक्टिव स्टैनली जॉनी का है कि किस तरीके से ईरान इस वॉर में जीत रहा है और इजराइल को कोई फायदा नहीं हुआ है इस वॉर से. व्हाट आर द लेसन्स. क्या लेसन है. 5 लेसन के बारे में बात की है टाइम मैगजीन ने, बट उसमें से 3 लेसन यूएस के लिए हमारे काम करनी है, बट 2 लेसन मुझे काफी अच्छा लगा. पहला है लेसन द डेंजर्स ऑफ डोमेस्टिक डिसयूनिटी. कभी भी देश में लोग आपस में एकजुट नहीं रहेंगे तो इसका फायदा कोई तीसरा पर्सन उठाता है. ये तो इतिहास है. कौटिल्य ने भी कहा था कोई कंट्री अगर एक साथ खड़ा, अगर मान लो इंडिया, हमेशा से बाहर के लोग चाहते कि इंडिया आपस में लड़ ले, कोई सिविल वॉर हो जाए, हिंदू मुस्लिम लड़ ले आपस में, अपर कास्ट लोअर कास्ट, कोई भी लड़ाई हो जाए, बिकॉज अगर डोमेस्टिक प्रॉब्लम होगा तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी आपके क्रिएट हो सकते हैं. यही सेम चीज इजराइल में हुआ कि इजराइल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था और इसी का फायदा हमास ने उठाया. ओवर कॉन्फिडेंस ब्रीड्स कॉम्प्लेसेंसी. हमेशा से हम इजराइल को लगा कि आई एम इनविंसिबल, एक्सेप्ट गॉड नो वन कैन चैलेंज मी, बट दैट ओवर कॉन्फिडेंस महंगा पड़ा. आपकी डेटरेंस को तो तोड़ दिया. Right? So 2 lessons. Growth, foreign policy becomes strong when the country is strong, the people are strong, the people are united. And you should never be overconfident because geopolitics is all about unpredictability. Anything can happen anytime at any place. I hope you like the video. और आपको ये जो एनालिसिस है, जो एक अलग पर्सपेक्टिव बताया है, आपको पसंद आया होगा. Thank you everyone for watching the session. See you in the next video. Goodbye. Best wishes. Unacademy. Let's crack it.